अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, बिनाइन मतलब कि कैंसीरियस नहीं है, प्रोस्टैटिक मतलब कि प्रोस्टेट इन्वॉल्व है, और हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा हो गए। ठीक है, अच्छा, बिफोर गोइंग टू द पैथोलॉजी एंड द मेडिसिन पोर्शन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं दी एनाटमी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ब्लैडर होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर ब्लैडर होता है, फिर उसके नीचे जो हमारे पास होता है बिलो, हमारे पास सबसे पहले ब्लैडर से हमारे पास यूरेथ्रा निकलता है, जिससे यूरिन जो है बेसिकली पास होती है। ठीक है, अब यूरेथ्रा जो है ना बीच में से गुजर रहा है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास जो है वो प्रोस्टेट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेंसिल है। ठीक है, और पेंसिल ये फॉर एग्जांपल मैंने बीच में ये कर लिए है, तो ये पेंसिल यूरेथ्रा है और बीच में इसकी ये प्रोस्टेट हो गया, ये प्रोस्टेट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो ये ग्रीन प्रोस्टेट हो गया, लाइट ग्रीन। ठीक है, अब लाइट ग्रीन के अंदर हमारे पास एक और ट्यूब आती है, एक डक्ट आती है, जिसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अच्छा जी, फिर दूसरी हमारे पास ना, अगर हम लोग प्रोस्टेट के लोब्स और जोन्स की बात करें ना, तो इसमें हमारे पास होते हैं लोब्स। लोब्स कौन कौन से लोब्स होते हैं? इंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, मीडियन लोब होता है, ठीक है, और लेटरल लोब होते हैं। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है वो यूरेथ्रा है। ठीक है, फिर इसकी कुछ जोन्स होती हैं। ठीक है, जोन्स में आप देखो ना, एक ट्रांजिशनल जोन होता है, ठीक है, जो यूरेथ्रा के इर्द गिर्द होता है। ठीक है, फिर एक हमारे पास जो होता है वो होता है सेंट्रल जोन। ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है ये इजैकुलेटरी डक्ट के साइडों पे होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास हो गया द पेरिफेरल जोन। ठीक है, जो हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पेरिफेरल जोन। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, अब ये हमारे पास जो पेरिफेरल जोन होता है ना, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है वो प्रोस्टेट कार्सिनोमा होता है यहाँ पे पेरिफेरल जोन में। ठीक है, और जो हमारे पास ट्रांजिशनल जोन है जो कि ये है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बीपीएच होता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर दूसरी बात हमारे पास इसमें एक और चीज़ है, दैट्स द वेरिमेंटेनम। ठीक है, वेरिमेंटेनम का आपका जो है ना वो बेसिकली वाइवा वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि वेरिमेंटेनम होता क्या है ना, देखो वो एरिया जहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट है यूरेथ्रा में इंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्टेट जो होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी वजह से देखो फॉर एग्जांपल ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये यहाँ पे यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे ओपन होगा उसके ऊपर जो प्रोस्टेट होगा ना वो थोड़ा सा उभरा होगा। ठीक है, उसको आप वेरिमेंटेनम कहते हो। ठीक है, और इसी वेरिमेंटेनम के करीब करीब हमारे पास जो होता है वो एनल स्पेंटर होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं बीपीएच पे। ठीक है, बीपीएच इसमें होता क्या है ना कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है उससे हमारे पास जीएनआरएच रिलीज़ होता है। ठीक है, अच्छा, जीएनआरएच क्या करता है कि वो हमारे पास एफएसएच और एलएच जो है वो पिट्यूटरी से रिलीज़ कराता है। एफएसएच का तो अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, मेल में बात कर रहे हैं। तो एलएच जो होता है वो हमारे पास टेस्टिकल्स तक जाता है। अब टेस्टिस में हमारे पास होते हैं लाइडिक सेल्स। ठीक है, अब जो लाइडिक सेल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एलएच वो बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारे पास प्रोस्टेट से एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, अब 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कोई अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज का लेवल ज़्यादा हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स पे। ठीक है, अब हमारे पास जो बीपीएच है ना इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है और एक हमारे पास डायनामिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, मैकेनिकल कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है ना, देखो ये हमारे पास प्रोस्टेट है ना, जब इसका साइज़ इंक्रीज होगा ना तो ये हमारे पास एक तो यूरेथ्रा को भी कंप्रेस करेगा और ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी कंप्रेस करेगा ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास लट्स आएगा। लट्स क्या है? लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स। ठीक है, लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स ये मैं फिर आपको बता दूंगा कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक होता है डायनामिक कंपोनेंट। डायनामिक कंपोनेंट बेसिकली ये होता है ना, डायनामिक जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि फ्लो के साथ रिलेटेड है। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे पास ब्लैडर के जो नेक में मसल्स होते हैं ना वो भी कंट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो प्रोस्टेट होता है ऑब्वियसली वो भी कंट्रैक्टेड होता है ना। ठीक है, उसकी टोन इंक्रीज हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यूरिन का फ्लो जो होता है वो रिड्यूस्ड हो चुका होता है। ठीक है, अच्छा जी, सही है,
और ये मसल्स जो होते हैं इनमें हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो कंट्रैक्ट कर देते हैं, अल्टीमेटली फ्लो नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब आते हैं सिम्टम्स पे, ठीक है। अब ये ना हमारे पास जो PPH है ना, इसमें दो टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, एक इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं जिसको स्टोरेज सिम्टम्स भी कहते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स या वॉइडिंग सिम्टम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब इसके लिए ना मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, फन पिस, ठीक है, फन पिस। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जो इरिटेटिव और स्टोरेज सिम्टम्स है ना, इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी हो गई, अर्जेंसी हो गई, और हमारे पास नॉक्टूरिया हो गया, ठीक है, और एक डिस्यूरिया भी याद रख लो नॉक्टूरिया के साथ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी, अर्जेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी, और रात को पेशाब भी आ रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जो हैं उसमें क्या होगा कि सबसे पहले पी से आएगा हमारे पास पूरा स्ट्रीम होंगी, ठीक है। फिर हमारे पास इससे आएगा इंटरमिटेंसी मतलब रुक रुक के पेशाब आ रहा होगा, ठीक है। फिर एस से हमारे पास आएगा स्ट्रेनिंग, बंदा ज़ोर लगा के पेशाब कर रहा होगा, ज़ोर लगेगा, और हेजिडेंसी मतलब उसको डर लगेगा कि वो ज़ोर लगाएगा तो उसको दर्द होगा, ठीक है। और एस से तीसरे से एस से हमारे पास आएगा सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, ठीक है, कि मतलब वो पूरे तरीके से खाली नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल ड्रिबलिंग, ठीक है। टर्मिनल ड्रिबलिंग वो ड्रिबलिंग होती है जो हमारे पास बंदा जो होता है ना, वो बेसिकली यूरिनेशन कंप्लीट कर चुका होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले नॉर्मल कंडीशन बताता हूँ, उसके बाद जो है वो टर्मिनल ड्रिबलिंग पे आते हैं ना। एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, मेल की बात कर लेते हैं, जो वो यूरिनेशन कंप्लीट कर लेता है, आफ्टर यूरिनेशन फ्यू ड्रॉपलेट्स आते हैं जिसको हम पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग कहते हैं, मतलब कि यूरिनेशन के बाद जो थोड़े बहुत एक दो कतरे आ जाते हैं, तो दैट्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल ड्रिबलिंग होती है ना, उसमें बेसिकली ये होता है ना कि पेशेंट जो होता है ना, वो बेसिकली उसको लग रहा होता है कि मेरा जो ब्लैडर है वो अभी तक एम्प्टी हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उससे बेसिकली एक एक दो दो कतरे गिर ही रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपका मतलब वो उसने स्टार्ट कर लिया, अब उससे एक एक दो दो कतरे गिर रहे हो, ब्लैडर खाली भी नहीं हो रहा, और उसका दिल कर रहा है कि मैं और मज़ीद करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसको सेंसेशन आ रही है कि उसका ब्लैडर एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल ड्रिबलिंग, ठीक है। अब इस टर्मिनल ड्रिबलिंग को हम ख़त्म करने के लिए क्या कहते हैं, हमारे पास एक टेक्निक होती है बेसिकली यूरेथ्रा मिल्किंग, ठीक है। यूरेथ्रा मिल्किंग बेसिकली क्या होता है कि हम प्रोस्टेट को, एक टेक्निक होती है, ठीक है, उसकी डीपनेस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर रिमेंबरिंग इसमें ये होता है ना कि आप प्रोस्टेट को आप मसाज करते हो, ठीक है, और उसके ज़रिए जो होता है आपका ब्लैडर जो होता है ना वो एम्प्टी हो जाता है, सही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आते हैं डायग्नोसिस फॉर दी BPH, ठीक है। अब BPH की जो डायग्नोसिस है ना, इसमें सबसे पहले हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री में बेसिकली डॉक्टर ने क्वेश्चंस पूछने होते हैं पेशेंट से, ठीक है। देखो, अब इसके लिए हमारे पास एक स्कोरिंग सिस्टम होता है विच इज़ द इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास ये जो फन पिस मैंने बताया था ना, फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्टोरियूरिया, पुअर स्ट्रीम, ठीक है। फिर इस आई को छोड़ देना है, एस से हमारे पास आएगा स्ट्रेनिंग, ठीक है, और हेजिटेंसी, ठीक है, और जो लास्ट वाला एस है उससे आएगा सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ठीक है। अब देखो 1 2 1, ठीक है, 1 2 1, या इसको छोड़ो आप लोग, ये 1 2 1 को छोड़ दो। अच्छा, बस ये आपने याद रख लिया ना कि मैंने आपको बता दिया कि एक हमारे पास है वो है फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्टोरियूरिया, फिर इसके बाद हमारे पास है पुअर स्ट्रीमिंग, आई से आएगा इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, ठीक है। फिर एस से हमारे पास आएगा स्ट्रेनिंग, हेजिडेंसी, और सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग दोबारा कर लो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना बेसिकली वी हैव 5 स्कोर्स, ठीक है। मिनिमम स्कोर जो है वो 0 है, और मैक्सिमम स्कोर जो है वो 5 है, ठीक है। 0 का मतलब ये है कि बंदे को बिल्कुल भी कोई मतलब सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। स्कोर 1 का मतलब ये है कि 5 में से एक बार उसको ये सिम्टम आता है, ठीक है। 5, अगर वो 5 बार वॉशरूम जा रहा है तो उसको 5 में से एक बार ये सिम्टम आ रहा है, ठीक है। स्कोर 2 का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जा रहा है तकरीबन 4 बार वॉशरूम, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसको तकरीबन उसमें से लेस देन हाफ, कि मतलब हाफ से कम उसको ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अगर वो 4 बार वॉशरूम जा रहा है तो उसको यहाँ ऐसे बोल देते हैं, अगर वो 5 बार वॉशरूम जा रहा है तो उसको सिर्फ 2 बार ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, सही है।
वो 3 टाइम नहीं आ रहे। फिर इसके बाद स्कोर 3 है जिसमें उसको अगर वो वॉशरूम जा रहा है 4 बार तो 2 बार आएंगे और 2 बार नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर स्कोर 4 जो है उसमें मोर देन हाफ ऑफ द टाइम उसको ये सिम्टम्स आते हैं। स्कोर 5 में ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेनिंग है तो इसके सामने ये सारे आपने स्कोर रख लिए हैं, ठीक है। हर चीज़ के सामने आपने 0 1 2 3 4 5 रख दिया, ठीक है। अब पेशेंट आएगा तो आप उसको कहोगे कि आप स्ट्रेन जोर लगाते हो पेशाब करते वक्त, तो अगर वो कहेगा बिल्कुल भी नहीं तो आप 0 स्कोर कर लोगे। वो कहेगा कि हाँ 5 में से एक बार मुझे जोर लगाना पड़ता है, तो आप उस 1 के सामने कर लोगे ना, तो इस तरह है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपसे बेसिकली कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास सिम्टम्स जो होते हैं ना, माइल्ड सिम्टम, मॉडरेट सिम्टम एंड सवेयर सिम्टम्स, ठीक है। माइल्ड मतलब अगर 0 to 1 है ना तो माइल्ड है, ठीक है। अगर मॉडरेट है तो 8 to 9 स्कोर आएगा, सवेयर है तो 20 to 35 स्कोर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम लोगों ने हिस्ट्री कर ली डायग्नोसिस के लिए। अब हम लोग करेंगे एग्जामिनेशंस। एक तो हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और एक हम लोग करेंगे दी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में बीपीएच के पेशेंट में क्या होगा कि ऑब्वियसली हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से क्या होगा कि उसकी किडनी का साइज़ जो होगा वो इनलार्ज हो चुका होगा, ठीक है। तो हम जब वो करेंगे तो हमें वो पता लग जाएगा। अब डीआरई करेंगे, डीआरई में हमारे पास प्रोस्टेट का साइज़ ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि प्रोस्टेट इनलार्ज है, ठीक है। अब इनलार्जमेंट के इसमें हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि इनलार्जमेंट है कि नहीं, इनलार्जमेंट के साथ साथ हम लोग प्रोस्टेट की कंसिस्टेंसी भी देख लेते हैं। अगर सॉफ्टिश टाइप होगा और इनलार्ज है तो बेनाइन होगा, अगर फ्रिम है और लार्ज है तो मैलिग्नेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आप ब्लड टेस्ट करते हो। ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी करते हो, ईएसआर करते हो, आरएफटी वगैरह करते हो। फिर यूरिन आरई करते हो जिसमें आपका ब्लड सेल्स देखते हो आप, ग्लूकोज सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद आप करते हो अल्ट्रासाउंड केयूबी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करते हो केयूबी, ठीक है। उसमें आप बेसिकली देखते हो कि नॉर्मली ना जब आप बंदा पेशाब कर लेता है ना तो उसके बाद उसके ब्लैडर में लेस देन 50 ml रहना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रह रहा है तो मतलब उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा आप पीएसए करते हो, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है ना ये ऑर्गन स्पेसिफिक है, डिजीज स्पेसिफिक ये हमारे पास मार्कर है ही नहीं, ठीक है। तो किसी भी अगर कोई प्रोस्टेट की कोई भी डिजीज़ होगी ना तो इंक्रीज़ हो सकता है, तो ये कोई आपका स्पेसिफिक मार्कर नहीं है कि आप इस पे इसकी इस चीज़ पे आप डायग्नोसिस कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद होती है यूरोडायनेमिक स्टडी। यूरोडायनेमिक स्टडी में आप क्या करते हो, आप बेसिकली यूरिन का फ्लो और यूरिन का प्रेशर देख रहे होते हो, ठीक है। तो अगर आपका बीपीएच का पेशेंट है तो उसमें फ्लो जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका होगा, ठीक है। और जो उसका प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो चुका होगा, ठीक है। और एंड में आप करते हो सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी, ठीक है। सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी दोबारा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने हिस्ट्री ले लेनी है, फिर आपने एग्जामिनेशंस कर लेने हैं, एग्जामिनेशन के बाद आप ब्लड टेस्ट कर लोगे, यूरिन के टेस्ट कर लोगे, फिर आप अल्ट्रासाउंड कर लोगे, पीएसए कर लोगे, यूरोडायनेमिक स्टडी कर लोगे और सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन पे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली हैव ना कि अगर आप इस बीपीएच को ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा, पेशेंट को ऑब्वियसली उसका यूरिन का फ्लो नहीं हो रहा, उसको यूटीआई हो सकता है, उसको रीनल स्टोन बन सकता है, उसको किडनी में सिस्ट बन सकते हैं, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, उसको पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, उसको ब्लैडर जो होता है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द बीपीएच, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हमारे पास स्कोर जो है वो 7 से कम आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ पेशेंट को ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। ऑब्ज़र्व करेंगे और वेट करेंगे, ठीक है। अब ऑब्ज़र्व और वेट में क्या होगा कि हम पेशेंट को कहेंगे जब आप रात को सोते हो तो ज़्यादा पानी मत पिया करो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कैफ़ीन मत वो किया करो, एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज जो है हम उसको कहेंगे कि ये एक्सरसाइज तो हमने करनी है, ये नहीं करनी है, ऐसी चीज़ें करनी है। बेसिकली आप सिर्फ पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमारे पास स्कोर 7 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है ना, एक आप अल्फ़ा ब्लॉकर्स दे देते हो, ठीक है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स में हमारे पास चार बेसिकली ड्रग्स यूज़ करते हैं। दो ये ड्रग्स हैं जो पहले यूज़ की जाती थी और ये वाली ड्रग्स जो हैं आजकल यूज़ की जाती हैं। अब जो पहले यूज़ की जाती थी ना उसमें डॉक्सासिसिन है, टेराज़ोसिन है, और आजकल जो टेम्सिलोसिन और एल्फोज़ोसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो ओल्ड ड्रग्स थी ना तो उनका हमारे पास एक तो उनका शॉर्ट एक्टिंग थी वो, ठीक है। दूसरा इसका नुकसान ये होता था कि बंदे को पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाती थी, एकदम जो है वो बंदा कहीं पे भी गिर जाता था, ठीक है। और ये जो आजकल की ड्रग्स हैं इनका लॉन्ग एक्टिंग है और पोस्टरल हाइपोटेंशन भी नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, जो आपका
जिसमें फिनेस्ट्राइड आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं कि पेशेंट में लाइपिडो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा लाइपिडो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने बेसिकली प्रोस्टेट को अप्रोच करना है, रिसेक्शन करनी है, निकालना है ना प्रोस्टेट का वो हिस्सा जो इलाज हुआ हुआ है, ठीक है। तो एक तो आप करते हो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन करते हो, ठीक है, ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेट रिसेक्शन, ठीक है। इसके अलावा ट्रांस वेजाइकल प्रोस्टेट रिसेक्शन, एक आप यूरेथ्रा के ज़रिए जा रहे हो, ठीक है, TURP, ठीक है। और एक जो है आप ट्रांसवेजाइकल मतलब कि ब्लैडर के ज़रिए जा रहे हो, ठीक है। फिर आपका रेट्रोप्यूबिक मतलब प्यूबिक बोन के पीछे आपने प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, बस डायरेक्ट आपने उसको किया है, ठीक है। और एक हो गया हॉल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन और एक हो गई ओपन प्रोस्टेटेक्टमी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अब हम आते हैं हमारे पास ये जो TURP है ना, ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेट रिसेक्शन ना, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे पूछ सकते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टोस्कोप, ठीक है, रिजेक्टोस्कोप, ठीक है। अब रिजेक्टोस्कोप जो होता है ना, उसमें हमारे पास एक नीडल होती अच्छा, रेजेक्टोस्कोप है, ठीक है। रेजेक्टोस्कोप में क्या होता है ना कि हम बेसिकली इसको यूरेथ्रा से पास करते हैं और ब्लैडर में की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा से हमने डाला है और ब्लैडर की तरफ हम ले गए, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास बना होता है 26 FR से बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ब्लैडर तक हम पहुंच जाते हैं ना, तो ब्लैडर में सबसे पहले हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। हम प्रोस्टेट को भी देख लेते हैं, हम ब्लैडर को भी देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑरिफिस वगैरह को देख लेते हैं कि बंद तो नहीं है, सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यूरेटर के ऑरिफिस, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो प्रोस्टेट है उसको हम मीडियन लोब से काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब काटना शुरू कर देते हैं मतलब कि उस जगह से हम हाइपरप्लेजिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग बेसिकली उस एरिया को हम लोग तोड़ना शुरू कर देंगे, उसकी रिसेक्शन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब तोड़ेंगे तो वो स्ट्रिप्स जो होंगी वो आपकी जो टूट पुट जो टिश्यू होगा वो आपका ब्लैडर में गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो ब्लैडर में गिर जाएगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास इरिगेशन फ्लूइड होता है बेसिकली, हम लोग वो जो डाल देते हैं, ठीक है। वो जब डाल देते हैं फिर इसके बाद हमारे पास एक इवैक्यूएटर होता है जिसको हम इलिक इवैक्यूएटर कहते हैं, ठीक है। वो हम लोग यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम लोग जो ये हमारे पास ये वो होता है ना, ये जितना भी गंद बचा होता है ब्लैडर में वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो कॉटराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लीडिंग अगर होगी तो ऑब्वियसली वो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और फिर आपने एंड में फॉलिस कैथेटर पुट करना है, ठीक है, ताकि पेशेंट को यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब ये ख़त्म हो जाए उसकी मतलब नॉर्मल हो जाए यूरिनरी आउटपुट, तो आप निकाल लोगे फॉलिस कैथेटर। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो हम इरिगेशन करते हैं ना, तो ऑब्वियसली इरिगेशन में ये भी हो सकता है कि आप इरिगेट तो कर लोगे लेकिन कुछ वॉल्यूम जो होगा ना वो हमारे पास ब्लड के मतलब बेसिकली हमारे पास ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। तो इसमें पेशेंट में हम बोलते हैं सर्जरी के बाद कि पानी कम पिया करो, उसके साथ साथ हम डायरेटिक्स भी देते हैं ताकि वो जो वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है ना इरिगेटेड फ्लूइड की वजह से वो भी ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है ना TURP की ना, देखो सबसे पहले हमारे पास इसकी वजह से ब्लैडर इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड यूरिन में ब्लड आ सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकते हैं, लॉस ऑफ इरेक्शन हो सकते हैं, पेनफुल यूरिनेशन हो सकती हैं और रेट्रोगेट एजैकुलेशन होती हैं कि मतलब आपका एजैकुलेशन जो है वो उल्टी तरफ जाना शुरू कर दे, ठीक है। बट दैट्स इट, वी आर डन विद द BPH। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।